नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। सीधे विजय चौक से आप देख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का आगाज हो चुका है। विधानसभा के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक रखा जा चुका है, लेकिन इस विधेयक पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रही है। धारा 370 हटाने के बाद, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बाद अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसे विधानसभा में पेश कर दिया है और अब ये विधानसभा में पेश होने के बाद थोड़ी ही दिन में कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोध करने वाले इसके बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इससे आपकी धार्मिक आजादी छिन जाएगी, कोई उसे संविधान के खिलाफ बता रहा है, तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ और सिर्फ वोटों का एजेंडा बता रहा है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कानून अगर एक है देश में तो इससे किसी को क्या परहेज हो सकता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन आइए पहले आपको सुना देते हैं कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में अपनी दुकान चलाने की कोशिश की जा रही है और एक समाज विशेष को भड़काने की कोशिश हो रही है। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी को खुश करना है, रह लेंगे और क्या है। लेकिन ये चलने वाला नहीं, इनको वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। मुस्लिम मसाइल के जो फैसले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी लागू है। आपको लाने की जरूरत क्या है? बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या जरूरत है? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, बिल आने के बाद भी उन्हीं तकलीफों से गुजरना है। केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे। या किसी के मजहब को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, समानता पे लाने की कोशिश की गई है। मुझे लग रहा है कि वो विरोध करने वाले मुसलमान नहीं है, विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अन्य दलों से जुड़े हैं। देख लीजिए चेहरे, वो तमाम चेहरे जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल चेहरे हैं। वो मुसलमान के साथ साथ वो पॉलिटिकल मुसलमान है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका काम विरोध करना है। जितना मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, जितना मैं अपने संगठन को जानता हूं, जितना मैं अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं और जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता हूं, विचार परिवार को जानता हूं, मैं दावा कर सकता हूं हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं। विचार परिवार को जानता हूं, मैं दावा कर सकता हूं। तो आपने सुना, अलग अलग तरीके के बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ये जरूर कह रहे थे कि ये प्रदेशवासियों के लिए गर्व करने वाला क्षण है, तो वहीं इसे मुस्लिम समाज के विरुद्ध भी बताया जा रहा है। इसी पर आइए करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शासिया अल्मी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, एक्टिविस्ट हैं। अवनिजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस के नेता हैं। और सैयद जव्वाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शासिया अल्मी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। पहले आप ही सवालों के जवाब दे दीजिए। मुस्लिम वर्ग ये कह रहा है कि ये तो उनकी धार्मिक आजादी को छीनने वाला कानून लेकर आप लोग आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि तो बर्बादी है ना समय की और पैसे की बर्बादी। अगर लाना ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरे देश में लाइए, उत्तराखंड से क्या हासिल करेंगे? शायद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उत्तराखंड के जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो वहाँ का समाज है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिरकार जो एक सपना था, जो आर्टिकल 44 के तहत एक सजा के रखा गया था, जिसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत से लोग और बहुत ज़्यादा महिलाएं ख़ास तौर से, कि एक समान एक रूपी कानून हर एक सदस्य के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे बात हो शादी की या तलाक की
या इनहेरिटेंस की, यानी कि संपत्ति की, या फिर गोद लेने की, इन सारी की सारी प्रक्रियाओं में बराबरी होगी। इसका असर किसी भी तरह से रस्म व रिवाज पर, शादी करने के तरीकों पर, पूजा पद्धति पर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जिस तरह से शादियां होती हैं वैसी होती रहेंगी, लेकिन जो संविधान सम्मत कानून होना चाहिए था महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बराबरी का, वो होगा। और इसीलिए पहली शुरुआत हुई है उत्तराखंड से। मुझे लगता है इसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम उनकी सरकार को देना चाहेंगे और उनके नागरिकों को, कि वाकई में उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा दिन है और ये असली आज़ादी है बहुत सारी महिलाओं के लिए। शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी एक देश एक कानून की बात हम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अगर अलग से कानून आएगा, उत्तर प्रदेश में अगर अलग से कानून आएगा, या मध्य प्रदेश में अगर अलग से कानून आ जाएगा, तो एक देश एक कानून फिर कहाँ रहा? नहीं, एक खाका बन रहा है और लॉ कमीशन अभी भी इस पर काम कर रहा है। इसीलिए ये कानून राज्य सरकार वहाँ लेकर आई है और सेंटर भी इस पर बात करेगी। लॉ कमीशन में ढेर सारे विशिष्ट लोग जो हैं, संगठन हैं, एक रायशुमारी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उत्तराखंड के बारे में भी बता दूं आपको कि 23 लाख लोगों की रायशुमारी हुई है और ड्राफ्ट जिस तरह से किया गया है, 1 लोग की उसमें भागीदारी रही है। ठीक। अब मोहम्मद आसिफ जी, इस पर आपत्ति क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड में आ जाएगा तो इसमें तो आपको बढ़कर अपना सहयोग दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई चलिए ठीक है, सब हर किसी के लिए एक कानून लागू होगा, हर किसी के लिए एक अधिकार होगा। इसका तो स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू नहीं है? तमाम हिंदुस्तान के नागरिक एक ही कानून को मानते हैं। एक ही कानून के तहत तमाम कोई मामला होता है तो सजाएं होती हैं, फैसले होते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में कानून आया, उसमें आदिवासी समाज क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? वो कहाँ से, कौन से देश से आए जो उनको आपने बाहर रखा है? क्यों बाहर रखा साजिया जी? किस मकसद से बाहर रखा आपने? क्यों किसी को छूट दिया आपने? आप ऐसा मानते हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग लोग हैं, इसीलिए अलग रह रहे हैं वो, इसीलिए उनको हमने इसलिए बाहर रखा, बाहर सिर्फ इसलिए रखा कहीं वो समुदाय आपको वोट ना दे, बागी ना हो जाए। यही वजह है ना, कोई दूसरी वजह नहीं है। चलिए जवाब मैं इसका जवाब दे दूं आप सबको। सबसे पहले तो भाई साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। एक समान कानून नहीं है। जहां तक क्रिमिनल लॉ है वहां पे समान कानून है, यानी कि वहां पे किसी भी मजहब को लेकर भेदभाव नहीं है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉ की, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या असर महिलाओं पर पड़ता है, वहां पे पर्सनल लॉ के तहत एक तरह से भेदभाव होता है। और कई बार हुआ है, ये पारसी घरों में, सिख घरों में, मुस्लिम घरों में, क्रिश्चियन घरों में होता है। इसीलिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक परिवार के सब सदस्य हैं। एक सदस्य आदिवासी, बिल्कुल मैं बताऊंगी इसके बारे में। नहीं, आपने इससे पहले भी कहा था, आपने आपको कोर्ट उस पे नहीं करना, बचना उससे। नहीं, आपने कहा था एक कानून लागू है, एक कानून लागू है, कर रहे थे। लेकिन जो कानून लेके आए हैं जवाब जवाब दीजिए। आदिवासी क्यों छोड़ दिया आपने? यहाँ भी छोड़ रही है, कानून से भी छोड़ दिया। 3% आदिवासी जो हैं, क्योंकि उनका रहना और गुजर बसर अलग तरीके से है और उनके समाज के अलग कानून है, तो जो जनरल जो लोग हैं उनसे हटकर उनके लिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि उसमें समझने पर ये जो कानून है ये आप सोचिए 96 आदिवासियों को उन्होंने 96% रोका गया हमने, क्योंकि हमें वोट ना दे कल को, वो हमारा वोट बैंक है। हमने सिर्फ राजनीति तौर पर इस बिल को लेके आए, कोई दूसरा मकसद हमारा नहीं है। आदिवासी भी हमको वोट देंगे, आदिवासी भी वोट देंगे, सारी महिलाएं को लेकर हमने आदिवासी भी वोट देंगे, ये आबादी हिंदुस्तान का अच्छा ठीक है, हिंदुस्तान से बाहर से हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे। देखिए सुनिए ना आसिफ जी, सुनेंगे नहीं तो चर्चा नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे तो नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपने जो शुरुआत में रोका मैंने और आपके सवाल भी पूछे, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं दिख रहा वो नहीं देख पाएगा। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपने शुरुआत में कहा कि इस देश में एक कानून लागू है। अरे सर, क्रिमिनल लॉ अलग है और ये सिविल लॉ है, क्या इसमें अंतर नहीं कर पा रही है कांग्रेस? हमने तो कानून को इस तरीके से देखा, आप ही क्या बैठ के जब जज साहब कहते हैं इन 3 लोगों के ऊपर मुकदमा फाइल कीजिए, आप दिल्ली पुलिस से 24 घंटे के अंदर, रात को आप उसी जज साहब का ट्रांसफर कर देते हैं कपिल मिश्रा को बाहर करने के लिए, अनुराग ठाकुर को बाहर निकालने के लिए।
परवेश वर्मा को बाहर करने के लिए अरे कहाँ तो पे ऐसा चलेगा क्या भाई है? साहब? ये एक ही कानून- देखिए, इसी के गंभीरता बाद की कमी तो जब नहीं साहब बोलेंगे। ट्रांसफर होने के सोचिए, बाद में सोचिए, वो कोई मुकदमा फाइल गंभीरता नहीं की होता। कमी आज यहाँ तक पे एफआईआर नहीं हुई है। कि नहीं, एक ही कानून है बड़ा ना, कानून, फिर एफआईआर क्यों नहीं ऐतिहासिक हुई? कानून जब बना है जज साहब ने कहा, लेकिन आप आप एफआईआर चर्चा कीजिए, के बेवजह लेकिन का आप यूज राजनीति करनी है भाई साहब। आज तक लागू सिर्फ नहीं हुई। राजनीति आज करने तक आए नहीं हैं किया। आप यहाँ पे। आसिफ जी, तो आपको कानून एक चर्चा है, लेकिन वो जज साहब का यूनिफॉर्म नजरिया सिविल अलग हो कोड गया। पर नहीं नहीं, बोलेंगे, सबका नजरिया आप अलग हो सारे गया। देश के नहीं, नजरिए नहीं, पर सब बोलेंगे, सारे पूरे देश देश के के कानूनों इस पर पार्लियामेंट बोल के लेंगे, ऊपर जाम लेकिन खड़े हैं। यूनिफॉर्म इसी सिविल पार्लियामेंट कोड के पर सदस्य बोलने से कांग्रेस को परवेश परहेज है वर्मा और आप ठाकुर। नहीं बोल पाएंगे। दोनों बोलिए एक ही अंबर सदस्य जी, हैं। रुकिए, मैं इस पर लेकिन चर्चा इनको नहीं कर रही हूँ बचाने ना, वाले नहीं मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। शायद आपको चर्चा का टॉपिक पता होगा, आपको चर्चा पता का होगा, कानून की बात मैं है, यूनिफॉर्म कानून की सिविल बात कोड पर कर बात कर रही रहा हूँ। हूँ। कानून की बात यूनिफॉर्म कर सिविल रहा हूँ, कोड कानून अलग है और जो देश में बाकी कानून कानून की अलग बात कर रहा है। हूँ। बोलिए अंबर जी। जज साहब तो दो जज अलग अलग फैसले देंगे क्या? यहाँ पर आप कुछ लोग महिलाएं भी है और महिलाओं से ही जुड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो महिलाओं की भी बात भी आगे बढ़ाने दीजिए। देखिए, हम जब बात करते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो भाई साहब ने कहा कि एक जैसा कानून है, एक जैसा कानून सिर्फ क्रिमिनल कोड प्रोसीजर देश भर के लोगों के लिए एक जैसा, लेकिन आप बात शरीयत की करते हैं, लेकिन जब क्रिमिनल कोड की बात आती है वहाँ पे आप शरीयत का नाम नहीं लेते। यहाँ पर बात हो रही है सिविल मैटर्स की, सिविल राइट्स की, जो कि हम सबके एक जैसे होने चाहिए और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली संविधान इंश्योर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसे नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक नागरिक के समान अधिकार है, लेकिन कहाँ अधिकार है? शाहजेह जी का मेरे अधिकार अलग है, प्राची के अधिकार अलग है, क्योंकि हम दोनों हमारे सबके रिलीजन अलग है। तो ये इनजस्टिस जो 76 सालों से भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ होता आ रहा था, इनफैक्ट हर एक महिला के साथ होता आ रहा था, उसके अंत की शुरुआत आज शुरू हो रही है। और बात अगर आदिवासियों की, भाई साहब सवाल करते थे, अब बोलने दीजिए। आसिफ जी, चर्चा को खराब करेंगे अगर आप बात तो फिर आप करते तय हैं कर लीजिए कि आदिवासियों की, आपको तो भाई चर्चा साहब, करनी है कि नहीं यूनिफॉर्म करनी। सिविल कोड पहला नहीं जहाँ पे उनको एग्जाम्पशन मिला है, पहले भी कई सारे ऐसे कानून है जहाँ पर मिला हुआ एग्जाम्पशन आदिवासियों को। तो आपने पहले तो आपने ये हड़कंप नहीं मचाई, आज क्यों मचा लिया? क्योंकि आपको मुझे दिक्कत आपको क्यों? अगर मुझे समान अधिकार मिल जाते, दिक्कत आपको है क्योंकि आप भारत की मुस्लिम महिलाओं को बफाती समझते। आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के फैसले दारुल कज़ा में हो। आप एक जुडिशियल सिस्टम चलाना चाहते, मनमानी करना चाहते, आपकी मनमानी का अंत है। आसिफ जी, शांत होंगे कि नहीं होंगे? इतनी आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, नंबर क्या दीजिए। समस्या नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बेटियों के साथ भेदभाव होता है, जो बेटियों के साथ उन्हें समान नागरिक अधिकार नहीं मिल पाता है, वो ठीक होता है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा, अभी आपने कहा वो मुस्लिम बहनों की चिंता की बात कर रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं हो पाएगी। आप रुक जाइए। सैयद जवाद जी, आप तो चर्चा को कहीं और से कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। सैयद जवाद जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये बटा हुआ मत क्यों है? अगर एक किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इसकी कुरीतियों को खत्म किया जा रहा है तो हम सबको मिलकर स्वागत नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, बटा हुआ समाज ही जो है, मुझे लगता है वो इस देश की खूबसूरती है। और अभी आप बात कर रही थी, शाजिया जी बता रही थी और चीजों भी थी। मोदी जी देश को बांट रहे, कह रहे नहीं, आप अभी आपको जवाब दे देता हूँ। अभी आपको बता दूं, जो पढ़ा लिखा समाज होता है, अगर ये पॉलिटिकल स्टैंड करना है, हंसी मजाक करना है ना, बटा हुआ समाज विविधताओं का देश है ना, अब बोलने देंगे? नहीं है, विविधताओं का देश है भारत। आप सुनेंगे नहीं? आप सुनिए, देखिए क्या है, ये जो है चुनावी स्टैंड जो दिया जो होता है ना, वो फबकता बहुत है बुझने से पहले। तो 2024 की वो जो फबक है वो निकल जाएगी। अच्छा बताइए, कितने पेज का है? शाजिया जी हंस रही हैं आप, कितने? 749 का लेकर के आए। कितनी देर में पढ़ने के लिए आपने मौका दिया? कितनी देर में टेबल करा आपने? नहीं पाते भाई साहब। आप जो है टेबल करने के लिए जो है वो लोगों को समय नहीं देते, पढ़ने के लिए समय नहीं देते, और उसके बाद यहाँ पर आकर के कहते हैं कि संवैधानिक तौर पे हम काम कर रहे हैं। अगर टेबल करने के लिए आप विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बात पढ़ने के लिए, तो आप क्या चाह रहे हैं? सिविल कोड आ रहा है यहाँ पर। आप चाहते हैं कि हर चीफ मिनिस्टर की पावर अलग होती है। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोला, फिर आप बोल करके दिखा दीजिए कोई। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे? उसके बाद अभी आप ही कह रही थी कि मध्य प्रदेश में क्या करेंगे। आप उत्तराखंड के लिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खामोश हो जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो लेकर के पूरे देश में आते ना। हर चीफ मिनिस्टर की पावर को आप है वो कम कर रहे हैं या घटा रहे हैं। स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। सैयद जवाद, अगर पूरे देश में आ जाएगा तो क्या आप स्वागत करेंगे? आप शाहजेह जी के साथ खड़े हो जाएंगे? लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती थी 2018 की? क्या कहा उसको? हूँ क्या? जवाब दीजिए ना। मैं आपका जवाब थोड़ी ना होगा, जवाब दीजिए आकर के। और उसके बावजूद जवाब देने के लिए बात में नहीं हूँ, मैं सुनना चाह रही हूँ, लेकिन आप मेरी डिबेट को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, तब ज्यादा ठीक है। लेकिन उसके बाद अपना राजनीतिक
रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए, जब आपको दिख रहा है कि 2024 में मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकती भारतीय जनता पार्टी, आज यहाँ आकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा, अरे लड़िया ना बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव, हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, लड़का दिखाए महंगाई के ऊपर, और महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है, यही जंतर मंतर में महिलाएं बैठी रही, ना टॉपिक पर रहते हैं। और ब्रजभूषण शरण जी कैसे लोग आगे बढ़ाने दीजिए। अगर ऐसे ही चलम चिल्लियां करते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। रुक जाइए अंबर, प्लीज रुक जाइए। सही जवाब, रुक जाइए। अब नीतीश अवस्थी जी, उनके जो सवाल हैं, कुछ सवाल तो उनके वाजिब है ना कि भाई अगर आप एक प्रदेश में लेकर आ रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहा? आपको तो पूरे देश में लाने की बात थी, ये उत्तराखंड के बाहर कैसे हो जाएगा? बोलिए। पहली बात तो जवाद साहब और बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका एक तो आंसर ये है कि समूचे विपक्ष को कल मोदी जी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसका कैंसिल करना है, तो विरोध करना है। अब उसका दूसरी बात समझिए कि ये क्या संविधान में इस बात के प्रावधान हैं या आदेश हैं, निर्देश हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? हाँ, ये भी है, तो संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत के मुसलमान ये नहीं चाहते कि जो भारत की हिंदू महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं वही अधिकार भारत की मुस्लिम महिलाओं को भी मिलें? आप हाँ या ना कहिए। आप कहते हैं नहीं। फिर उसके बाद 10 साल बाद कहेंगे कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति ये है। इस समूचे प्रकरण से उठने के लिए अगर बहुविवाह प्रथा, लिव इन रिलेशनशिप, अडॉप्शन और मैरिज की एज अगर 15 से 18 कर दी जाती है तो इसमें कौन सा इसमें ऐसी बात है जिसमें आपको आपत्ति है? मुझे ये बताइए। इन 5 चीजों, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में तो नहीं बोला था ना, मैं बीच, और आज जो है महिलाओं के समर्थन की बात कर रहे हैं। प्राची ऐसे क्रिमिनल 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड जवाब साहब, 10 सेकंड, अरे सुन लीजिए ना जवाब साहब, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और जवाब साहब 10 सेकंड, नहीं, मैं बता देता हूँ 10 सेकंड और। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में ये कानून आने के बाद समूचे देश की मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आकर के कहेंगी कि हमें भी यही कानून चाहिए। उसके बाद मांग करेंगी, ये लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोग खड़े रह जाओगे एक तरफ, वो कहेंगे उत्तराखंड की मुस्लिम महिला, उत्तराखंड की मुस्लिम महिला को बहुविवाह प्रथा से छुटकारा मिला है, तो मुझे क्यों नहीं? समूचे देश की मुस्लिम महिलाएं। और सबसे हैरत की बात तो ये कि महिलाओं के साथ इतना ज्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार होने के बाद वो तमाम फेमिनिस्ट जो हैं, वो जो लेफ्टिस्ट वर्कर वुमेन लिब की बात, महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, वो चुप क्यों, अब तक चुप क्यों थी और आज क्यों नहीं इसका स्वागत कर रही? मुझे हैरत इस बात पर है। कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए वो। ये बोट क्लब के पास यहाँ पे कहीं मिल जाए, जंतर मंतर पे। भाजपा की महिलाओं को ढूंढा गया था, महिलाएं बैठी थी, महिलाएं अपनी आवाज उठा रही थी, वो महिलाएं जो हिंदुस्तान के लिए लड़ सकती थी, जिन्होंने हमारी फांसी चोरी करी थी, उन महिलाओं के समर्थन में कहा थी बादशाह की महिला, इन मर्दों को देखिए किस तरह से लगातार चीख कर ना तो टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ना महिलाओं की बात कर रहे हैं, ना समानता की बात कर रहे हैं, ना अधिकारों की बात कर रहे हैं, अच्छा न्याय की बात कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी, आप तो ये तय करके आए कि आपको यूसीसी पर तो चर्चा करनी नहीं है, बाकी आप सब चीज पर कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए। अरे आप लोगों को कम से कम महिलाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो महिलाओं की चिंता करने की तो कम से कम जरूरत नहीं है। ये पूरा देश जानता है, सरकारें कोई भी रहे हो, महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होगा, ये सब जानते हैं। मैंने बोला है और मैंने हमेशा सवाल पूछा है। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आज इसी पर चर्चा करने बैठी हूँ। जवाब दीजिए, जवाब चाहिए कि नहीं? बदतमीजी देखी जा रही है, बदतहजीबी देखिए, ये देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ये है मर्द, ये उस पार्टी से है जिसने शाहबानों को 70 साल की महिला को कुछ पैसे मंथली मेंटेनेंस के लिए खिलाफ बोला था। ये वो पार्टी के लोग हैं। शाहबानों केस हो या ट्रिपल तलाक हो, ये वो लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बताइए, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बोलने दे, चुप रहिए आप, चुप रहिए, आप बताइए चर्चा होगी ना। सारी जवाब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। बात करेंगे आप, फायदे से बात करेंगे। सही जवाब
सैयद जवाद जी प्लीज आप भी ऐसे मत करिए, आप भी ऐसे मत करिए। महिलाओं का टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान ये देखिए कैसा इंसान है, बोलने नहीं दे रहा किसी और को। सैयद जवाद जी ठीक है, आप ही बोलिए, चर्चा में आप ही अकेले ना भाषण देने आए, दीजिए भाषण दीजिए अगर आपको भाषण देना है, आपको भाषण देना है तो भाषण देते रहिए। सैयद जवाद जी आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए सर। सैयद जवाद जी प्लीज थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। रुक जाइए ना सर। सैयद जवाद आपको शांत होना है कि नहीं होना है? शांत होना है कि नहीं होना है आपको? चर्चा को बिगाड़ना है, चर्चा को बिगाड़ना है। ना विधानसभा का मिलेगा ना लोकसभा का मिलेगा। आप जितना चिल्लाती रहिए कोई भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर टिकट दे करके नहीं पहुंचेगी। सैयद जवाद अगर आपको बोलना है तो आप ही बोलते रहिए, सब चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगी। दीजिए भाषण, नहीं दीजिए भाषण, नहीं दीजिए भाषण, दीजिए भाषण दीजिए, सब चुप रहेंगे। दीजिए भाषण दीजिए, मैं सुन रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं तो नहीं दीजिए ना भाषण, दीजिए दीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी दे, मैं स्वागत करूंगा। क्यों नहीं देती है? कितने मुस्लिम जो है अपने विधायकों को टिकट दिया, विधानसभा में लोकसभा के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं पहुंचता जाकर के। 18% आबादी होने के बाद भी जीरो रिप्रेजेंटेशन है। जब आपका खत्म होगा तब हम डिबेट करेंगे। बोलिए डिबेट करिए ना, आप भाषण दीजिए ना। अरे भाषण दीजिए, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपको सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब सुनने के टाइम पर आप भाषणबाजी करने लग जाएंगे, भाषणबाजी करने लग जाएंगे। ऐसे तो नहीं करना होगा चर्चा। आप सुनिए, आप सुनना है कि नहीं सुनना, सुनना है कि नहीं सुनना, या करना है आपको भाषणबाजी? भाषणबाजी करनी है, भाषणबाजी करनी है, भाषणबाजी करनी है तो फिर चुप रहिए 2 मिनट। बोलिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलिए अवनीश जी, जवाब प्राची जी, आज अगर यहाँ पर कोई एक हिंदू पुरुष अपनी एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से विवाह करता है तो उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो जाकर के कोर्ट में उसको खड़ा करे। आपके यहाँ नहीं है, किसी मुस्लिम महिला को नहीं है। आज अगर हिंदू महिला के पास ये अधिकार हो कि वो अगर उसके पास कोई संतान नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकती है। आज मुस्लिम महिला के पास वो अधिकार नहीं कि वो अडॉप्ट कर सके। आप इद्दत, हलाला, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? इस पर चर्चा करूंगी, इनसे जवाब लूंगी अपने देश। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उछाले जा रहे हैं और उनका सवालों का जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है शाज़ेल में जी, इसलिए वो तमाम सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी चाहे सैयद जवाद जी हों, चाहे मोहम्मद आसिफ जी हों, ये इन्हें महिलाओं की फिक्र सता रही है और ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है आपकी पार्टी का महिलाओं को लेकर। एक मसला होता है, ब्रजभूषण का मसला होता है तो आप लोग खामोश रह जाते हैं और चल रहे हैं आप मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी करने के लिए। कोई खामोश नहीं है, किसी भी मुद्दे को लेकर बाकायदा कार्रवाई हो रही है, कानून इसको संज्ञान भी लिया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। अब बातें हैं मौजू की जो बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 44 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाकायदा इसको क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, ये दायित्व है सरकार का और इसी के चलते आप देखिए। लेकिन हम इस सरकार से और सरकारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे जिसने शाह बानो को, जो 75 साल की बूढ़ी महिला थी, उसको 300 रुपए माह का वेतन देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर राजीव गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महिलाओं का पूरा मुस्तकबिल डाल दिया अंधकार में। अब देखिए उसके बाद ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनना चाहिए। ऐसी प्रथा जो ना कुरान शरीफ में जिसकी इजाजत हो, ना संविधान में, और अखलाकी तौर पर उसको लेकर लेकर और अब सोचिए अब महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों गोद लेने की शाहबानो की याद आ गई लेकिन बिल्किस बानो की याद नहीं आ गई। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम आप अगर जो है शाहबानो याद दिलाएंगे, हम आपको बिल्किस बानो याद दिलाएंगे। आपको नहीं याद आएगी, आपको ज़किया जाफरी याद नहीं आएगी, आपको नहीं याद आएगी वो बच्ची आसिफा जम्मू के अंदर जिस बच्ची के साथ रेप होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आपकी आवाज कहीं तक नहीं जाएगी। आप कितने बड़े महिलाओं के रहनुमा हैं, ये कम से कम यहाँ तो सिद्ध कर दीजिए, बोलने तो दीजिए, कम से कम जवाब तो आने दीजिए ना, कम से कम। ऐसे नहीं होता कि आप भी सवाल करते रहेंगे। याद नहीं आई,
आपको आसिफा नाम की उस बच्ची की जम्मू की कठुआ वाली याद नहीं आई आपको? और यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, इनको याद आ गया। बहुत अच्छी आपको नारी सशक्तिकरण पे बात करनी है। एक मिनट, अब सुनिएगा, पहले भाषण मत दीजिएगा, भाषण मत दीजिएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना? सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना है? नहीं देना, नहीं बोलेंगी। उनके बलात्कारियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करा होगा, आप बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगी। आप ये बताइए यूनिफॉर्म आप आसिफा नाम की बच्ची के ऊपर नहीं बोलेंगी। मैं प्राची मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो अधिकार सिर्फ हिंदू महिलाओं को क्यों, मुसलमान महिलाओं को क्यों नहीं वो हक मिलना चाहिए? इस देश की नागरिक मुस्लिम महिलाएं हैं ना, उनको वो हक क्यों नहीं मिलना चाहिए जो इस देश की हिंदू महिलाओं को है? उनकी 15 साल में शादी क्यों कर दी जाए? उनको भी पढ़ लिख करके अपना कैरियर बनाने की जरूरत है। उनके अंदर आकांक्षा है, इंस्पिरेशन है उनके अंदर, बनना चाहती है। ये जवाद साहब नहीं बनने देना चाहते। ये है जी जवाद साहब, देख लो ये बनने नहीं देना चाहते आपको। ये कहते हैं कि नहीं, ये मुस्लिम महिलाएं घर के अंदर रहेंगी, 15 साल में शादी कर देंगे, 5 7 10 बच्चे पैदा करेंगी, इसके अलावा इनकी कोई उपयोगिता नहीं है समाज में। दोहरी मानसिकता। फिर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर कहा जाएगा कि देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्यों खराब है। जवाब नहीं देते। अरे ये दोबारा से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये है जबान के पीछे जो कौवा लगा हुआ है ना, ये सबको नजर आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है कि आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको चर्चा नहीं करनी है। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए तुम, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए आप। फिर मैं आपको मौका देती हूँ, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। आपको सवालों के जवाब तो देने नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं। दीजिए भाषण, दीजिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर जो है, रही हूँ कि आप क्या भाषण देंगे। नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं जैसी आईना दिखाता हूँ, नहीं जैसी आईना दिखाओ फौरन भागती है कूद के। हाँ वो लगेगा इनको। आपकी कमेटी मोहम्मद आसिफ जी, आपकी कमेटी महिलाओं पर चर्चा करनी है, महिलाओं पर चर्चा करनी है, महिलाओं पर चर्चा करनी है। राजस्थान एक सेकंड जवाब बिल्किस बानो पे बोल रहा हूं। अरे बिल्किस बानो पे जवाब दे रहा हूं। प्रदेश में कितने रेप हो रहे हैं? बिल्किस बानो पे जवाब दीजिए ना, जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं देता हूँ। सुनिए उत्तर प्रदेश में कितने रेप हो रहे हैं? महिलाओं के समर्थन की बात हो रही है। बिल्किस बानो पे जवाब मैं देता हूँ। बिल्किस बानो के बारे में इस देश की उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनको वापस जेल में भेजो, और इसी देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। रिसेंटली ही कहा ये बात। नहीं जवाब अच्छा, एक मानोगे दूसरा नहीं, एक मानोगे दूसरा नहीं, एक मानोगे दूसरा नहीं। हमने चुनाव से पहले बिल्किस बानो के निर्णय पे कोई कानून नहीं बदला शाहबानो की तरह, माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। सैयद जवाद जी और मोहम्मद आसिफ जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना, कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी सर, और मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इस डिबेट में नहीं बोल पाएंगे। आसिफ जी मुझे आपको हटाना पड़ेगा अगर आप चर्चा खराब करेंगे। बोलिए, लेकिन बोला जाएगा, बोला सबसे नंबर दे दीजिए। रुकिए, बोलने और चिल्लाने में अंतर होता है, शायद ये आप तय कर पाते तो आज आपका ये हाल ना होता। कोई बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की दुहाई देते हैं। भाई साहब खामोश हो जाइए, थकते नहीं है क्या आप लोग? आप भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं। यूसीसी पर चर्चा करनी है तो करिए, यूसीसी पर चर्चा कर रही है तो करिए। प्राची कांग्रेस सरकार के समय से बहुत ज्यादा 8 रुपया कहा जा रहा है, नहीं बात करेंगे इसका, क्योंकि इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। इन लोगों की डिबेट का पैटर्न ये है, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, दुनिया के हर मुद्दे की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उनके समान अधिकारों के ये सबसे बड़े विरोधी हैं। ये कौन सा मुझे समझ में नहीं आता, कौन से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां पे ये हिजाब में महिलाओं को एक प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये एक अपने स्टूडियो वर्ल्ड बना के उसमें रहते हैं, जहां पर ये बड़े बड़े भाषण देकर महिलाओं को सीधे संसद में उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराएंगे, उनको समान अधिकार नहीं देंगे। ये पता नहीं कौन सा आइडिया है, सिर्फ राहुल गांधी के समर्थन की कर सकते हैं, लेकिन पढ़ के आप हमसे पढ़ने लिखने की बात मत कीजिए। आप पढ़ के आइएगा, आप जो भी यहाँ पर
कोटी का बजट काट लिया, जो बच्चों को एजुकेशन तालीम मिलती थी, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी, वो घटा दी आपने, खत्म कर दी। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप आती थी, वो खत्म कर दी आकर, और यहाँ पर आकर के आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। खोलिए मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल, किसने मना करा आपको? महिलाओं के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज खोलिए, किसने मना करा आपको? मैं समर्थन करूंगा, लेकिन करना नहीं है। यहाँ पर दोहरा चरित्र लाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों। खोलिए कितने स्कूल खोले आपने? आप बताइए मुस्लिम इलाकों में कितने स्कूल खोले आपने? हिंदुस्तान के नागरिक को नहीं मिल रहा, तमाम नौकरियां आप लगा के बैठ तब साल से कोई नौकरी नहीं निकाले, उसमें न्याय चाहिए। जो आपके लोग बलात्कारों के निर्णय से सरकार उन्हें बचाती है, उसमें न्याय चाहिए। महिलाओं को हर जगह न्याय चाहिए, लेकिन नहीं मिलेंगे। आपने मतलब सैयद जवाद कम है। एक सेकंड अंबर एक सैयद जवाद कम है, आप भी उनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। उनकी आवाज क्या कम पड़ रही है? उनकी आवाज क्या कम पड़ रही है? क्या उनको जरूरत है? अरे मैं महिलाओं पर बात करती हूँ, चलिए महिलाओं पर बात करनी है। ब्रजभूषण पर तो मैंने उनसे सवाल पूछा, आइए अब राजस्थान पर बात करते हैं। राजस्थान में एक मंत्री, रुकिए उनसे बात कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ। महिला महिला होती है, महिला महिला होती है, महिला महिला होती है। आप मुझसे महिलाओं पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। हाँ मैं जीत पाऊंगी, मैं जीत पाऊंगी। बताइए उस मंत्री पर आपने क्या कार्रवाई की थी? एक मिनट बताइए ना, आपने क्या कार्रवाई की थी? आपने क्या कार्रवाई की थी? जहाँ भी सरकार होती है महिलाओं में कहीं सुनिए, मणिपुर में महिलाओं को निर्वासित कर दिया गया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाई। आप नहीं सुनेंगे, पूरी महिलाओं के साथ जो मणिपुर के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक अल्फाज नहीं बोल पा रही, और यहाँ पर महिलाओं के समर्थन में बोलेंगे। मणिपुर के ऊपर चर्चा से भागते रहे, और आज भी नहीं बोला जा रहा है। मणिपुर के अंदर आज भी हिंसा हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मणिपुर में वहाँ पर महिलाओं की चिंता नहीं हो रही, यहाँ महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही। दोहरा चरित्र पहचाने सैयद जवाद जी, या तो आप सवालों के जवाब देंगे, या तो आप सवालों के जवाब देंगे सैयद जवाद जी, या फिर आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, या मुझे मजबूरन आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं सर रुकिए। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी एक मिनट। सैयद जवाद जी, या तो आप तमीज से रहकर यहाँ पर मेरे साथ डिबेट करेंगे, मेरे सवालों का जवाब देंगे, वरना मुझे आपसे अपने डिबेट से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप तब से लगातार मेरी चर्चा को खराब कर रहे हैं। प्लीज आप मेरी चर्चा को खराब कर रहे हैं, ना बोलने दे रहे। बिल्कुल कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर रहे हैं आप, भाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ, सर जाइए प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं कर सकती मैं। आपको खामोश रहना है तो रहिए, वरना प्लीज जाइए। आप जवाब दीजिए, बोल नहीं पा रही, बोलिए। अरे आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं और आपसे मुझे सीखना नहीं है, प्लीज जाइए। और अगर एक जो सदस्य परिवार का, उसके लिए कानून अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो, तो कैसे वो परिवार चल सकता है? वैसे ही जो हमारी बच्चियां हैं वो हकदार हैं और पूरी तरह से भागीदार हैं, बराबरी का हक रखती हैं। इसीलिए जरूरी है कि कानून, चाहे वो मुस्लिम बच्ची हो या पारसी हो या सिख हो, बराबर और समान कानून हो, क्योंकि देश हमें इसकी आज़ादी देता है और देश ने बाकायदा संविधान हमको ये कहता है। तो ये हनन है, और मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब पॉइंटर्स पर बात जो है खुलकर कह रहा है कि यूसीसी की जरूरत है। अब आइए, अब इन्होंने जितने भी सवाल किए मोहम्मद आसिफ जी, महिलाओं को लेकर बात है, आपकी एक आपत्ति है कि पूरे देश में होना चाहिए, वो सवाल का जवाब उनसे जरूर दिलवाऊंगे। लेकिन आप इतना बता दीजिए कि जो मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहा था, या जो आरोप या बातें अभी दोनों महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं, चाहे अंबर जैदी हो चाहे शाज़िया अलमेजी हो, अगर ये खत्म हो जाएगा, अगर बच्चियों को समान अधिकार मिल जाएंगे, 18 साल से ज्यादा उम्र उनकी बढ़ जाएगी शादी की, तो मोहम्मद आसिफ को क्या इससे कोई आपत्ति हो सकती है? मैं ये कह रहा हूँ, जब सबसे पहले बच्चियों को एजुकेशन चाहिए, जो एजुकेशन सेंटर गवर्नमेंट मौलाना फाउंडेशन तहत बंद कर दिया पैसा देना, वो किसने करा? नहीं ओ क्या हो गई, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, क्या आपको आप जो बच्चे हमारी पढ़ के आगे आ रही थी उनके आपने हक छीन लिया, वो तमाम संस्थाएं बंद कर दी, स्कूल का खोले आपने। आप 10 साल में बताइए ना, 10 साल में बताइए कौन सी मुस्लिम आबादी में आप महिलाओं की बात करने वाली महिला आज कौन से स्कूल खोल दिए, कहाँ कॉलेज खोल दिए, कहाँ एजुकेशन में आपने? अच्छा यूसीसी में नहीं, जवाब दीजिए ना, छोटा आसिफ साहब अब सुन लीजिए, आसिफ साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ना, बोलिए। हाँ। आप एक बात मुझे बताएंगे कि 2014 के पश्चात मुस्लिम महिलाओं का स्कूल ड्रॉप आउट कम हुआ है या ज्यादा हुआ? एक लाइन में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ये बताइए, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, कम हुआ। मुस्लिम महिलाएं
मुस्लिम महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट, मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है और 20% से ज्यादा 27% कम हुआ है। आंकड़े पर बात कर ये आंकड़े के बाद में हमारी मुस्लिम बेटियां बहनें लड़के आगे आ रही है। अच्छा, ज्यादा मुस्लिम बच्चियां बड़ी आबादी बढ़ने की। जब जवाब नहीं आता है तो सवालों को ऊंचा कर दीजिए, जब जवाब नहीं आता है तो सवालों को ऊंचा कर दीजिए। यही आता है आप लोगों को। बोलिए, सवाल मैं कर रहा हूँ। सुन एक सवाल आपने किया एजुकेशन पर, उसका जवाब मैंने दिया। 30% स्कूल ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम बच्चियों का कम हुआ है, पहली बात। अब दूसरा जवाब दीजिएगा। अब दूसरा सुनिए, 15 साल में शादी की उम्र बढ़ करके अगर 18 साल मिनिमम हो जाती है, जो हिंदू महिलाओं की है ऑलरेडी, तो वो बच्चियां पढ़ के अपना कैरियर बनाएंगी। हाँ या ना में दीजिए, हाँ या ना में जवाब देंगे। उनके लिए बेहतर है या खराब है? उनके लिए खराब है या अच्छा है? मुस्लिम बच्चियों के लिए ये बेहतर है या खराब है? दीजिए, शुरू करिए सर, अपना भाषण शुरू करिए। बोलिए। हमारा भाषण हो गया, हमारा भाषण मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, भाषण है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम बच्चियों के लिए बेहतर है या खराब है? बिल्कुल कर कहूंगी, अगर आप बदसलूकी करेंगे तो मुझे आपको डिबेट से निकालना पड़ेगा। माफी मांगे पहले। आपने किस तरीके से मुझसे भाषा, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है, किस भाषा का इस्तेमाल किया है? क्या कहा आपने मुझे अभी? क्या कहा आपने? पर्सनल गई में आपसे, पर्सनल गई में आपसे, पर्सनल गई में आपसे महिलाओं पर चर्चा करनी है, ये आपकी संवेदनशीलता। महिलाओं से बात करनी नहीं आती और आई आप बात करने के लिए। आप बोलिए, अंबर दीजिए, अंबर दीजिए, जिनके पास जवाब नहीं है बोलो। अहम बात प्राची यही है जवाब कि लोग महिलाओं के अधिकारों के करते हैं, विरोध में सवालों का जवाब देना आता नहीं है। अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। महिला जो एंकर है उनका भी आप अपमान कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि एक डिबेट का डेकोरम होता है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हम सब अलग अलग विचार हमारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें किसी को बदतमीजी अलाउड नहीं है। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। कोई भी महिलाओं के अधिकार में हम, तो आप लगातार भाषण दिए जा रहे हैं भाई साहब, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। आप एक तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बात नहीं रखने दे रहे, एंकर को बात नहीं रखने दे रहे, पैनलिस्ट को बात नहीं रखने दे रहे। आपके दूसरे भाई साहब थे, वो भी नॉन स्टॉप लगातार चीखे जा रहे थे। इस तरह से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप प्रदूषण की बात करें या किसी की बात करें, जो भी अपराधी होगा कोर्ट उसको सजा देगी। हम अपराधी के खिलाफ हैं। अब रुकिए, मोहम्मद आसिफ जी थोड़ी ना रुकिए। आप कितना सड़क की बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, कौन सुनाएगा? मुझे खत्म करना है, मुझे हम उनका समर्थन किया है क्या? हम उनका समर्थन करने के लिए आए क्या? किसने समर्थन किया? मुस्लिम महिलाएं भी आपसे बदला लेने वाली है। अरे भाई, हम तो बोल रहे हैं ना, आप बोलिए। अच्छा, आप बोलिए जरा कि आप मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे मुकाबला।